नमस्कार, क्या हाल है आप सभी लोगों के। मैं भाई जब से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया ना, मैं इस दिन के इंतज़ार में था कि कब मैं अपने लोगों को संबोधित करूँगा। मतलब ये बड़ा ही वैसा फीलिंग हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना हमेशा से ये कहना था कि ना भाई आप अपने लोगों के बारे में बात नहीं करते हो, आप अपनी भाषा के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी भाषा में बात नहीं करते हो, क्या आपको शर्म आती है। बट भाई ऐसा नहीं होता है। मैं ये मानता हूँ कि इफ़ आई एम मेकिंग वीडियोज़ इन इंग्लिश और हिंदी, मैं ना एक स्टेज सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक इफ़ आई मेक वीडियो इन माई नेटिव लैंग्वेज विच इज़ जौनसारी, तो होगा क्या कि जो उसकी ऑडियंस होगी ना वो लिमिटेड होगी, ऑडियंस उसकी लिमिटेड होगी, लेकिन उससे ना कम्युनिटी को कुछ बेनिफिट नहीं है। अब आप जुबिन नौटियाल को ही देख लीजिए, क्या वो सारे के सारे गाने जौनसारी में बना रहा है? नहीं ना, वो गाने हिंदी में भी बना रहा है, बहुत बड़ा नाम हो चुका है बॉलीवुड में। अब कहीं ना कहीं वो जब उसकी रूट्स की बात आती है तो वो जौनसार से, तो कहीं ना कहीं जौनसार को भी एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है कि एक अच्छी कम्युनिटी है और यहाँ के लोग भी उभर के आगे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ही लैंग्वेज का जो है बाजा बजाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो क्रेडिबिलिटी है ना वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसीलिए मैं हिंदी में बनाता हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बहरहाल आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग इशू के ऊपर, और ये कहीं ना मुझे बहुत सारी चीज़ों की याद दिलाता है। एक गाँव है उत्तराखंड में लोहारी, तो वहाँ पे एक डैम की परियोजना की तहत जो है वहाँ पे वो गांव जो है वो पानी में डूब चुका है। अब गांव वालों ने भी इस चीज़ के लिए हंसी खुशी जो है वो टाई अप कर लिया था गवर्नमेंट से कि हाँ हम अपनी जगह देने को तैयार हैं। लेकिन अचानक से ही उन्हें कुछ दिन पहले ये खबर मिलती है कि आपको 48 घंटे में ही जो है अपना घर वगैरह जो है वो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी है वो छोड़े जाने वाला है, जिसकी वजह से ये गाँव डूबने वाला है। अब लोगों ने अपनी फसलें नहीं काटी और अभी हाल ही में हमारे त्यौहार भी आने वाले थे, तो इस वजह से जो है वो ग्रामीण काफ़ी आक्रोश में है। बांध बन रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इससे जो सारा खोखला हो गया है, सारा जहाँ भी देखो आज भी बादल फट रहे हैं, आज भी बादल फट रहे हैं सब। पिछले साल यही जून के जनवरी की बात है, तो वहाँ पे तपोवन में बादल फटा। तो अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ जाए तो कहाँ जाए। परसों बारिश आई तो पूरी रात को हम सोए नहीं, बिल्कुल खोखला कर रखा। यहाँ भी सुरंगें बन रही, यहाँ भी सुरंगें बन रही, यहाँ भी सुरंगें बन रही, सारे जगह तो खोखला कर। ये आगे इधर सड़कें हमारी ये भी सब नीचे धंस जाएगी। इधर आने वाला रास्ता हमारा ये भी हमारा नीचे के साथ जीना है। लेकिन रात को नींद नहीं आती, बहुत रोना आता है। बारिश देखते रहे, कभी पानी बहुत जाए, ऊपर से भी पानी आ गया। बचपन गुजारा है यहाँ हमने, हमारे बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं। कितना पीढ़ियों से हो गए यहाँ पे, कहाँ जाए हम इतने छोटे छोटे बच्चों लेके, कहाँ बैठे हम और कहाँ जाए बिगड़ मकान के, कहाँ हम इतना सामान उठा के ले जाए। आपको लगता है कि इस तरह की परियोजनाएं बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। सरकार ने हमारे साथ बिल्कुल छल किया है। जैसे हमारे बुजुर्गों ने ये किया, हम होते ना उस समय तो हम ये प्रोजेक्ट बनने देते। हमें तो जी रोज रोना आता है, रोज रात को भी जब नींद फिरती है तब मैं रोती हूँ। रात को भी जे कहाँ जाए, यहाँ तो हम तो डूब गए, यहाँ आ गई झील, यहाँ तो का भरी हुई है, हमें कोई सरकार देख नहीं रही, हमें कहीं ठिकाना नहीं दे रहे। गांव के लिए बोल रहे कि हम तो ठिकाना बसा दो, एक जगह थोड़ी थोड़ी जमीन दे दो, जो हमारी जमीन बची हुई है वही दे दो, और नहीं मांग रहे हम उनसे कुछ भी, जो बची हुई है वो दे दो बस, और गांव का ठिकाना कर दो, कहीं एक जगह बसा दो ये गांव। सरकार नहीं मान रही सरकार, रो रहे हम, रात दिन रो रहे। ये देखो ना यहाँ झील है, इधर तक आ रखी है, रोज रो रहे हम, नहीं मान रही सरकार। जैसे ही मरना ऐसा ही मरना है हमने, यहाँ कहाँ जाना है, हमने कहाँ ले जाना है, ये घर परिवार पूरा गांव कहाँ जाएगा। बसा दो एक जगह, सरकार के पास कमी है कोई? जब हमारी जमीन ले रखी है इसने सरकार ने, तो क्यों नहीं दे रहे भाई हमें जमीन? थोड़ी जगह तो दे दो गांव के बसाने के लिए, थोड़ी जमीन दे दो। हैं? ऐसे बोलते पैसे ले लो, बस पैसे ले लो, हम जमीन नहीं दे रखी हैं, पैसे भी नहीं दे रहे, वो भी कमी दे रहे पैसे भी। पैसे देते ज्यादा, मकान बना दो, जमीन दे दो, हम कल ही उठ जाए यहाँ से। जब दे ही नहीं रहे तो कहाँ जाए?
ये बताओ हमें। तो ये है पिक्चर की एक साइड की स्टोरी। तो ये जो परियोजना शुरू हुई थी वो बहुत पहले शुरू हुई थी, मैंने कुछ लिखा हुआ है ताकि मैं गलत ना बोलूँ। ये स्टार्ट हुई थी 1972 से, और 1972 के बाद से एज़ पर द इंटरनेट वर्ड इट से, तो 1972 के बाद से अब जाके ये जो है इसका काम पूरा हुआ है। और ये भी अभी रुका हुआ था क्योंकि चुनाव थे, और जैसे चुनाव ख़त्म हुए वैसे ही इन्होंने बोल दिया कि आप गाँव खाली करो, क्योंकि शायद पहले बोलते तो शायद ये जीत ना पाते। तो इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक चुनावी मुद्दा भी बन गया है कि जो आपके लोकल जो विधायक हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं चीट किया है। पीछे और मकान था जो हमारे पुरखों ने बनाया था वो सब जलमग्न हो गया। हमारे माँ बाप ने पता नहीं कैसा कैसा करा होगा, हमारे दादा दादी ने। उस समय तो गरीबी भी इतनी थी जितनी किसी के पास एक पैसा भी नहीं होता था, और उनके नाक के नीचे से ही ये सब गड़बड़ियाँ हुई है। अब बात आती है कि सरकार ने, और मैंने आज के न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि जो मुआवजा है वो 80% तक जो है वो लोगों के बैंक अकाउंट में जा चुका है। अब ना एक तो ये मुआवजे वाला और ये सरकारी जो मूल्यांकन होता है ना, ये बड़ा ही मुझे एक हंसने वाली बात लगती है कि सरकार एक ज़मीन की कीमत किस हिसाब से लगाती है, ठीक है ना। क्या आपको ये वो रेट देंगी जो उस समय के प्रेजेंट रेट होंगे, या फिर ये आपको उस समय के हिसाब से पैसा देंगे जिस समय के हिसाब से ये जब ये परियोजना शुरू हुई थी। और वो पैसा किसी को मिला किसी को नहीं, सबके अपने अपने विचार हैं। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि कईयों को मिला भी होगा, कईयों को नहीं मिला होगा, कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा कि बहुत पहले मिला होगा, अब उसका कुछ मतलब नहीं रहा होगा। तो अभी जो हालात है वो ये हैं कि गांव के जो लोग हैं उनको एक प्राथमिक स्कूल में जो है वो रहना पड़ रहा है। वहाँ जितना मैंने पढ़ा है कि वहाँ 9 कमरे हैं जहाँ पे बच्चे और बूढ़े हैं, और बाकी के जो भी मर्द हैं जो है वो बाहर सोने में मजबूर हैं। तो वहाँ पे बिजली का कनेक्शन दिया गया है, पानी का दिया गया, लेकिन शौच वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। इसके बाद आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद बनकर तैयार हुई 120 मेगावाट क्षमता वाली लखवाड़ 82 जल विद्युत परियोजना के सामने एक और समस्या खड़ी हुई। वह थी डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव के विस्थापन की, जिसमें ग्रामीणों को विस्थापित करना और गांव खाली करना बड़ी चुनौती थी। यह चुनौती इसलिए भी थी क्योंकि इस गांव में 50 साल पहले जहां 10 से 12 ही परिवार रहा करते थे, अब वह बढ़कर 80 से ज्यादा हो गए, जिनको मुआवजा देना और उनका कहीं दूसरी जगह विस्थापन करना बड़ी चुनौती थी। इसके बाद यहाँ के ग्रामीणों को मुआवजा और जमीन के बदले जमीन देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लंबा संघर्ष किया और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। साथ ही इसी बात को मुद्दा बनाकर कई नेताओं ने इसमें खूब राजनीति भी चमकाई। इस जल विद्युत परियोजना के आड़े आ रहे लोहारी गांव को खाली कराने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया था और बीती 5 अप्रैल को जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को 48 घंटे में गांव खाली करने का नोटिस थमा दिया था, जिसके बाद 8 अप्रैल को लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए और गांव खाली करा दिया गया। अब आनन फानन में गांव के लोग अपना सामान बटोरकर नम आंखों के साथ इधर उधर गुजर बसर के लिए निकल पड़े हैं। सरकार के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जो है हमारे उचित व्यवस्था की जाए और हमारा गांव बसाया जाए, नहीं तो सब लोग बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। मैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हूँ और यहाँ पे खुले में जो हम लोग खाना बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारी धूल मिट्टी के कण मिल रहे हैं। हाथ धोने के लिए हमारे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है अच्छी तरह से, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। तो कल भी 4-5 लोगों को उल्टी दस्त हो गए, तो हम बीमारी की चपेट में आ सकते हैं और हमें बहुत समस्या है, यहाँ पे रहने के लिए बहुत समस्या हो रही है। और मेरा नाम सुचिता तोमर है और मैं एक ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगी कि जो आप बार बार कह रहे कि मुआवजा मिल गया है, तो मुआवजा जिसका मिल गया है हम उसका नहीं ले रहे, जो नहीं हमारी जिसका नहीं मिला है हम उसका कह रहे कि हमें एक जगह विस्थापित कर दो, हमारा गांव बसाया जाए। जो ज़मीन हमारी जिसका मुआवजा मिला तो सन 72 में कभी 1 खेत लिया, कभी 2 खेत लिया, कभी 3 खेत लिया। माना कि मेरे पास 20 बीघे ज़मीन है तो मेरी 10 बीघे उन्होंने बार 8-9 बार एक्वायर करी है ज़मीन, तो वो इसलिए वो जो 10 बीघे की हमें मिल रखी है हम उसका नहीं मांग रहे, जो शेष बची हुई है हमारी। साथ ही साथ जिन लोगों के बैल बकरी इस तरह के जो भी वो
पशुपालन किया करते थे, उनकी अलग समस्या है कि अब उनको छोड़ के वो कहाँ जाएं। साथ साथ वहाँ पे उनकी कुछ फसल वगैरह भी जिसका कटाई भी होना था, तो उन्होंने सरकार से भी निवेदन किया कि हमें थोड़ा समय दें ताकि हम इन फसलों को काट दें, ताकि हमारे पास अनाज भी रहें। क्योंकि विस्थापन की जब आप बात करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने की बात करते हैं, तो हम इतने रजवाड़े तो है नहीं कि भाई सब नया नया खरीद लेंगे। तो लोगों ने खुद से ही अपने जो लकड़ी वगैरह के घर होते थे उनको भी तोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि कहीं वो दोबारा अगर नया बनाएंगे तो वो जो लकड़ियां हैं वो उनके काम आ जाएंगी। बहरहाल गांव की महिलाओं का रोते हुए और उनका जो भी सरकार के प्रति जो भी एलिगेशंस है उनको देखकर कहीं ना कहीं मेरे को भी एक बात याद आई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को पता है कि अभी एट प्रेजेंट ही रूस और यूक्रेन के बीच में जो है वो जंग चल रही है, और एक खबर के मुताबिक करीब 3 से 4 मिलियन लोग अभी शरणार्थी बन चुके हैं दूसरे देश में। 3-4 मिलियन लोग, और ये इतिहास का सबसे खराब शरणार्थी वाला रिकॉर्ड है। मतलब इससे पहले जब बहुत पहले सीरिया में दंगे और जो भी वॉर हुई थी उसके बाद ये सबसे खराब हिसाब है शरणार्थियों का। आप सोचिएगा, एक पूरा देश डिस्प्लेस हो चुका है इधर उधर में। शरणार्थियों का हिसाब ये रहता है कि जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं ना, तो हमें नहीं पता यार कितनी प्रॉब्लम्स होती है। आप सोचिए, आपको एक रिफ्यूजी काइंड टेंट में रहना पड़ता है, आपके साथ आपकी बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, और मैं बताऊं कि बहुत ख़राब हालत रहती है। लोग ये तक नहीं सोच पाते कि अगले 2 साल में वो क्या करेंगे। वो हाल उनके हो चुकी होती है। जॉब पाने में दिक्कत होती है, कहीं ऐसे देश में चल जाते हैं जहाँ की भाषा वो नहीं समझते हैं। कई लोगों के साथ जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कई लोगों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। ये बड़े लेवल का हिसाब है, ये बड़े लेवल का हिसाब है, और ये वो चीज़ें हैं जिसको देख कर ना हम अब विचलित भी नहीं होते। तो जैसे ही मैंने खबर पढ़ी, मैं भी थोड़ी देर विचलित हुआ और फिर मैं भी नॉर्मल हो गया हूँ, क्योंकि ये हम लोग नॉर्मल हो चुके हैं इन सब बातों से। अब ये जो खबर है वो कोई 4 स्टेट छोड़कर आदमी पढ़ेगा तो उसको ये विचलित नहीं करेगी, लेकिन सच ये है जिनके ऊपर ये बीतती है वो ही जानते हैं कि इसका दर्द क्या है। लोगों के अपने कंसर्न सही है। बात करें जौनसार की, तो जौनसार उत्तराखंड को देव का जो है वो राज्य कहा जाता है, और जौनसार कहीं ना कहीं उस एक में बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। और मैं अपने अनुभव से बताऊँ ना, तो हमारे बिरादरी भी छोड़ो, हमारे जो गांव देहात में है वहाँ ज़बरदस्त विकास हुआ है। सड़कें मक्खन सी होने लगी है, और जहाँ हम लोग पहले पैदल जाना पड़ता था वो पहाड़ों के रास्ते, वहाँ अब आपके घर के आंगन तक जो है वही बाइकें जा रही हैं। विकास हुआ है, लेकिन उसी के साथ कहीं ना कहीं हम अपनी धरोहर भी खोते जा रहे हैं, जिसको हम रिवर्स डेवलपमेंट कहते हैं। कि भाई जो लोग पहले गांव में थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ते की तलाश में थे कि कैसे वो अपने उस पिंजरे से भागें, और जैसे ही उनको रास्ता मिला वो सब शहरों की तरफ आ गए। और अब आप गांव में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि 1 या 2 लोग ही बचे हैं, और शायद आने वाले 10-12 सालों में शायद जो आप हमारे ये गांव देहात देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह से गायब हो जाएं, क्योंकि सभी लोग अब अपने प्लेन एरियाज़ में रहना चाहते हैं, हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। और गांव में अभी सिर्फ वो बूढ़े ही बचे हैं जिनको प्लेन एरियाज़ में अच्छा नहीं लगता है। सो ये जो रिवर्स डेवलपमेंट हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं बड़ा ही चिंता का विषय है। पहाड़ों में विकास बहुत अच्छा हुआ है, रोड हर जगह पहुँची है। अस्पतालों के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी भी बहुत अच्छे अस्पताल हैं। कई गांव ऐसी जगह बसे हैं, अगर आप कभी पहाड़ों में आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि भाई अगर यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी हुई तो आदमी का बचना ना के बराबर पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ से अस्पताल का जो थोड़ा बड़ा भी जो प्राथमिक जो उपचार कर सकें उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जगहों पे भी लोग बसे हैं, ऐसी जगहों तक भी रोड गई है, ऐसी जगहों तक भी बिजली गई है, लेकिन सुविधाएं अभी भी लैक है। और कहीं ना कहीं पहाड़ों से जो आपका ये माइग्रेशन है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है, और मुझे डर है कि आने वाले समय में जौनसार अपनी संस्कृति खो सकता है अगर कुछ किया ना गया सरकार की तरफ से। और यही है। बाकी मेरा ये मानना है कि लोगों के साथ गलत हुआ है, और इस एक जो कहते हैं ना ट्रांजिशन फेज़ में, क्योंकि चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, और अभी मैं सच बताऊं तो
ये बात बड़ा ही हार्श रिमार्क हो सकता है, लेकिन सरकारों को ना बहुत फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अब आंदोलन कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट्स आर वेरी यूज टू विद सच काइंड ऑफ थिंग्स। आप देखिएगा कि आप अगर परेड ग्राउंड जाएंगे ना कोई किसी ना किसी बात के ऊपर हड़ताल करता ही रहता है। अभी मैं आज के पेपर में पढ़ रहा था कि एक आयुर्वेदिक कॉलेज की फ़ीस बढ़ोतरी के लिए बच्चे हड़ताल कर रहे हैं। किसको कितना ही फ़र्क पड़ता है, आप 4 दिन बैठोगे, 5 दिन बैठोगे। आपने देखा होगा कई बार जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पे लोग धरना करते हैं। क्या होता है उस धरने से उसका कुछ जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के नहीं आता है। बस ये होता है कि मॉनेटरी लॉस होता है कंपनी को या जो भी गवर्नमेंट है उसको लॉस होता है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से यूज टू हो चुके हैं। मेरा मानना है कि भाई जिन लोगों को पैसे मिल चुके हैं वो बढ़िया बात है, वो विस्थापित हो चुके हैं अपनी कहीं और जगहों पे। जिनको नहीं मिले हैं अभी उनको बहुत लंबा संघर्ष करना है कागज़ पत्री में। तो अभी कुल मिला के जितना मैंने पढ़ा है समझा है इस चीज़ का कि उनके लिए व्यवस्था करी गई है, कहीं पे क्वार्टर्स वगैरह देखे गए हैं, क्योंकि गांव देहात में सामान इतना ज़्यादा होता है ना कि ये क्वार्टर वाला चलन हमारे साथ नहीं चलता है। तो ये बात सरकार को भी समझनी चाहिए कि जिस बिरादरी से वो डील कर रहे हैं वो बहुत पुरानी है और उनके पास सामान बहुत सारा होता है। सो अभी बस यही है हिसाब। और मैंने ये भी सुना है कि काफ़ी लोगों को इसके कंपेंसेशन में जो है वो नौकरी वगैरह पे भी मिली है। अच्छा, नौकरी वगैरह का हिसाब ये हो सकता है क्योंकि जब परियोजना शुरू हुई थी वो बहुत साल पहले हुई थी, अगर तब किसी और को नौकरी दी गई होगी। और आप इस चीज़ को ऐसे समझिएगा कि समय बदला है ना, तो समय हर जगह बदला है। समय हमारे यहाँ भी बदला है। हमारे यहाँ भी पहले जो बड़ी बड़ी फैमिली हुआ करती थी ना, वो छोटे छोटे गुच्छों में बट चुकी है। सब अपना खा रहे कमा रहे और सिर्फ किसी बड़े प्रसंग में ही उनका मेल जोल होता है। सो ऐसे में अगर पहले जो एक बड़ा परिवार रहता था उस समय किसी को नौकरी दी गई होगी और अब वो टूट के इधर बितर हो चुके होंगे, तो वो तो चले गए ना जिसको मिल गया। अब बाकी के लोगों का क्या? तो जितने भी परिवार से वहाँ से शायद किसी एक को मिला होगा नौकरी, लेकिन वही बात है ना कि क्या कहें, जो जिस पे बीती है वही जाने। और एक और चीज़ मैं जाते कहूँगा कि यार जो हमारे लोग होते हैं ना, वो जो हिंदी बोलते हैं ना बड़े प्यारे लगते हैं यार कसम से। मेरा तो एक्सेंट क्योंकि इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं बहुत पहले से क्या, मैं बहुत प्लेन एरिया में ही रहा हूँ, हिंदी भाषाई लोगों के बीच में ही रहा हूँ, इसलिए मेरा एक्सेंट जो है वो थोड़ा क्लियर है। लेकिन जब गाँव के लोग जब हिंदी बोलते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। सो हाँ, लोगों को न्याय मिलना चाहिए और गलत प्रक्रियाओं से हुआ है तो लोगों को कोर्ट केस लड़ना चाहिए। लोगों को सरकार के खिलाफ जिनको उन्होंने चुना उनसे पूछना चाहिए सवाल कि भाई तुम्हारे होते हुए भी हमारे साथ ऐसा हुआ तो तुम्हें चुनने का फ़ायदा क्या रहा। फिर वो चाहे आपके चक्राता के विधायक हो या फिर चाहे आपके विकासनगर के विधायक हो, और दोनों ही चौहान है और दोनों ही हमारी बिरादरी के हैं, तो भाई तुम्हें तो पता होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है नाक के नीचे। अब ये है कि कुछ समय तक ये बात चलेगी और फिर सब बात गई वाला हिसाब हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का घर छूटा है, जिन लोगों का घर गलत तरह से छूटा है, डैमेज उनके साथ हो चुका है, बस मैं यही चाहूँगा कि सबको जगह मिले, सबको सुरक्षित जगह मिले और जो भी उनका मुआवजा बनता है, जिनको मिला है और जिनको मिलना बाकी है, उनको समय से मिले। और ये है कि उनको कोई दिक्कत ना हो क्योंकि उन्होंने एक परियोजना के लिए जो है वो अपना घर बार दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय तो कोई 1 इंच अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता, लेकिन उन्होंने अपना पूरा पुश्तैनिक धरोहर, वहाँ पे मंदिर भी थे, वहाँ पे मेले भी हुआ करते थे, तो ये बहुत बड़ा बलिदान है जौनसार का। तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार थोड़ा तो इस बारे में सोचे और ये सब करना बंद कर दें, जो ये अव्यवस्थाओं के नाम पर जो जनता का बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो मेक श्योर करें कि जो भी चीज़ें हो रही है वो लेजिटिमेट हो, ऐसा ना हो कि आप बस अपनी इच्छा से ही कुछ भी करे जा रहे हैं। सो बस यही था, मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सबको घर मिले, जगह मिले रहने के लिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, और जिनको मुआवजा बाकी है उनको मिलना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग इसमें भी होंगे जो जिनको उस टाइम जो पढ़े लिखे नहीं थे और उसके बाद उस टाइम के उनके कागज पत्री भी नहीं थे, तो उनको थोड़ा सा संघर्ष उनका ख़राब होगा। और आने वाले 1-2 सालों में ऐसी स्टोरीज भी होंगी कि जिनको मुआवजा नहीं मिला होगा, तो वो भी बड़े दुख वाली बात होगी। लेकिन हाँ, मिलना सबको चाहिए जिनका हक है, वरना फिर एक ही रास्ता है, आंदोलन कीजिए और सही चीज़ों के साथ हमेशा खड़े रहिए। मिलूंगा मैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। धन्यवाद।